व्हाइट हाउस ने यूक्रेन नीति में बदलाव की पुष्टि की है और अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने रूसी तेल पर सभी प्रतिबंध फिर से लागू किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष ने रूसियों द्वारा ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का समझौते की बातों को पूरी तरह झूठ बताया है। और आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अचानक स्वीकार किया कि हाँ, रूस ने लगभग पूरे 1 साल तक सभी को गुमराह किया जब वो एनकरेज में हुए किसी समझौते की बातें करता रहा। और आज लावरोव ने ये बयान दिया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के इस बयान कि पुतिन और ट्रंप की अलास्का में हुई मुलाकात के दौरान कोई भी समझौता नहीं हुआ था को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रेमलिन को यकीन नहीं हो रहा कि अमेरिका ने उनसे दूरी बना ली है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में वॉशिंगटन की आधिकारिक स्थिति में बदलाव आया है। ट्रंप ने तटस्थ मध्यस्थ बनने से इनकार कर दिया और खुद को यूक्रेन का समर्थक बताया। आज अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने मध्य पूर्व के युद्ध से पहले लागू रूसी तेल पर सभी प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए हैं। महत्वपूर्ण है कि ट्रंप का रुख नेटो शिखर सम्मेलन से ठीक पहले बदल रहा है। गठबंधन के महासचिव मार्क रुट्टे ने पुष्टि की है कि अंकारा में 7 से 8 जुलाई को शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य कुछ ऐसा घोषित करेंगे जिससे क्रेमलिन प्रमुख व्लादिमीर पुतिन डरते हैं, जैसा कि पिछले एपिसोड में हुआ था। आप पहले से जानते हैं कि नेटो सदस्यों के योगदान की वजह से इस साल यूक्रेन का सैन्य बजट रूस के सैन्य बजट के बराबर हो गया है, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले करना बहुत मुश्किल था। और इसी पृष्ठभूमि में युद्ध समर्थक यास्त्रेबानोक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका की मध्यस्थता में कूटनीति खत्म करने और यूक्रेन में बढ़ती हुई यूक्रेनी सेना के रूस पर लगातार दर्दनाक हमलों के जवाब में हालात को और गंभीर करने का आह्वान कर रहे हैं। यहां परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात हो रही है। उनका कहना है अब खोने को कुछ नहीं बचा। लेकिन इसी समय क्रीमिया में आधिकारिक रूप से आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है और कर्च पुल के जरिए क्रीमिया से बाहर निकलने के लिए कतार में अब 2500 गाड़ियां हैं। क्रीमिया में प्रवेश के लिए कोई कतार नहीं है। ये अजीब है। मेरा नाम अलेक्सी पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वहां ताजा खबरें तुरंत मिलती हैं। ये थी भूमिका। अब आइए हर चीज को विस्तार से समझते हैं। तो क्रेमलिन का नेतृत्व अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाया है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक यूक्रेन की ओर अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। मॉस्को में कुछ उग्र लोग इतनी निराश हैं कि वे पुतिन से यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की मांग कर रहे हैं और कहते हैं अब जो होगा देखा जाएगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आइए समझते हैं कि कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है और कैसे रूसियों ने सबको 1 साल तक अंकुरेज में समझौते का झांसा देकर बेवकूफ बनाया। गुरुवार 25 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में वॉशिंगटन की आधिकारिक स्थिति में बदलाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। मैक्रो के मुताबिक अमेरिका ने पहली बार ऐसा दस्तावेज मंजूर किया है जो उसकी तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका खत्म करता है और यूक्रेनी राज्य को पूरा समर्थन दर्ज करता है। उन्होंने कहा कि इस क्षण से अमेरिका ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह यूक्रेन और रूस के बीच तटस्थ मध्यस्थ नहीं है। नहीं, वे साफ तौर पर यूक्रेन का पक्ष ले रहे हैं। राजनीतिक घोषणा के अलावा नया दस्तावेज यानी G7 शिखर सम्मेलन का अंतिम दस्तावेज अमेरिकी सहायता की स्पष्ट दिशा की पुष्टि करता है। अमेरिका कीव को सैन्य ऊर्जा सहायता जारी रखने और रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने का वादा करता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ रूप से जब फ्रांस के राष्ट्रपति या अन्य देश के नेता अमेरिका की स्थिति में बदलाव की बात करते हैं तो ऐसे निष्कर्षों पर संदेह किया जा सकता है। आज वॉशिंगटन ने साबित कर दिया कि मैक्रो सही थे और उन्होंने झूठ नहीं बोला। रूस के खिलाफ अमेरिका के तेल प्रतिबंध आज से फिर से लागू हो गए हैं। आधिकारिक वॉशिंगटन ने हार्मुज जललमरू मध्य की स्थिति के कारण जो अस्थायी छूट दी थी उसकी अवधि समाप्त होने के बाद अब वे छूट रद्द कर दी गई हैं और सब कुछ खत्म हो गया है और अब फिर से अमेरिका के सभी प्रतिबंध रूसी तेल पर वापस आ गए हैं। साथ ही रूसी तेल की कीमतें भी अचानक गिर गई हैं। अब वहां प्रति बैरल $50 से भी कम हो गई है और इस तरह रूसियों के लिए मौके की ये खिड़की अब बंद हो गई है।
मैं याद दिला दूं, इस साल 12 मार्च को अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने एक जनरल लाइसेंस जारी किया था जो रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और बिक्री की अनुमति देता था। अमेरिकी अधिकारियों ने यह अनुमति इसलिए दी थी ताकि ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने से तेल आपूर्ति की कमी और ऊंची कीमतें कम की जा सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार प्रतिबंध हटाने की अवधि बढ़ाई, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रही और रूस पर सभी प्रतिबंध फिर से पूरी तरह लागू हो गए हैं। तो पुतिन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। लेकिन असली घबराहट क्रेमलिन में तब हुई जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एनकरेज में जिन समझौतों की बात रूसी अधिकारियों ने कई बार की थी, असल में वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। रूसियों ने बेशर्मी से झूठ बोला और अब भी बोल रहे हैं। पिछले साल अगस्त में अलास्का में जहां रूसी राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति से आमने सामने मुलाकात की थी, रूबियो के अनुसार वहां सिर्फ सुझाव ही दिए गए थे। उद्धरण: अलास्का में कोई समझौता नहीं हुआ था, सिर्फ एक प्रस्ताव था, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। सोचिए, अगर समझौता होता तो युद्ध अब तक खत्म हो चुका होता, जो साफ है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि खुद क्रेमलिन ने कभी यह स्पष्ट नहीं किया कि अलास्का में कौन कौन सी सहमतियां हुई थी और क्रेमलिन ने एंकरेज की भावना किसे कहा था। सूत्रों के अनुसार पुतिन मान रहे थे कि ट्रंप सहमत हैं कि यूक्रेन डोनबास, जिसमें डोनेट्स्क भी है, रूस को सौंप देगा, जिसे रूसी सेना अब भी सिर्फ 80% नियंत्रित करती है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक सूत्र के अनुसार एनकोरेज में व्लादिमीर पुतिन ने 2022 में कब्जाए गए 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को रूसी नियंत्रण में सौंपने की मांग की थी और बाद में उन्होंने अपनी मांगें नरम कर दी और यहां तक कि कथित तौर पर जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को छोड़ने के लिए भी तैयार होने की बात कही और फिर किसी तरह की क्षेत्रों की अदला बदली का भी जिक्र किया। ये चर्चा का विषय था और इसे स्वीकार करना चाहिए। अमेरिकियों ने भी नहीं नकारा कि अलास्का में ऐसी संभावना पर चर्चा हुई थी और आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्वीकार किया कि हाँ, वास्तव में अलास्का में कोई समझौता नहीं हुआ था, बस डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच केवल बातचीत हुई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एनकरेज की भावना के बारे में जितने भी बयान हैं, ये सिर्फ दिखावे के खोखले शब्द हैं। आज लावरोव ने इसे स्वीकार किया है। सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो के ये शब्द कि अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर कोई समझौता नहीं हुआ, स्पष्टीकरण मांगते हैं। लावरोव के अनुसार एंकरेज में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति आमने सामने मिले, अमेरिका ने समाधान के प्रस्ताव रखे और व्लादिमीर पुतिन ने सहमति जताई। रूसियों की भाषा में इसे ही समझौता कहा जाता है। यानी इससे पहले स्टीवन विटकोफ कुछ ऐसे प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव मॉस्को लेकर आए थे मॉस्को में, और फिर वे अलास्का गए ताकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन प्रस्तावों पर सहमति बना सकें। और खुद सर्गेई लावरोव भी मानते हैं कि हाँ, एनकरेज में पुतिन और ट्रंप ने सिर्फ मौखिक रूप से उन प्रस्तावों पर चर्चा की थी जिन्हें स्टीवन विटकोव ने रखा था और इसके बाद वे अलग हो गए। आखिरकार कोई समझौता नहीं हुआ। आगे मैं सर्गेई लावरोव का पूरा बयान पेश करता हूं, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि अलास्का में सिर्फ प्रस्ताव थे, यूक्रेन में समाधान के लिए कोई समझौता नहीं हुआ था। इसलिए वे कहते हैं, समझ नहीं आता मॉस्को इतना परेशान क्यों है। असल में अगर पूरी तस्वीर देखें तो अलास्का में बैठक से कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि स्टीवन विटकोव मॉस्को में थे, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वे ही प्रस्ताव लेकर आए थे। हमने उन पर काम शुरू कर दिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का बैठक में प्रतिक्रिया देने का वादा किया था, शायद उन्हीं प्रस्तावों पर जो स्टीवन विटकोव मॉस्को लाए थे। पहले ये एंकरेज में जब दोनों राष्ट्रपति वार्ता के लिए बैठे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने स्टीवन विटकोव की ओर देखते हुए, जो बैठक में भी मौजूद थे, अमेरिकी प्रस्तावों को एक एक करके गिनाना शुरू कर दिया। हर बिंदु के बाद व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्क रूबियो की मौजूदगी में स्टीवन विटकोव से पूछते थे कि क्या उन्होंने एनकरेज बैठक से पहले मॉस्को लाए विचार सही बताए हैं।
हर सवाल पर स्टीवन विटकोफ जवाब देते थे, हाँ, मेरा मतलब है कि मैंने यही प्रस्ताव रखा था। इसलिए जब मेरे सहयोगी मार्को रूबियो कहते हैं कि अलास्का में केवल प्रस्ताव थे, कोई समझौता नहीं हुआ था, तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि हम समझौते से क्या मतलब लेते हैं। अगर एक पक्ष, इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, समाधान के लिए अपने प्रस्ताव सामने रखता है कि इस संकट से कैसे निपटा जाए और दूसरा पक्ष उन प्रस्तावों से सहमत हो जाता है, तो ये कहना कि यहां भी लावरोव चालाकी करने लगते हैं, ये कहना कि सहमति नहीं थी, कुछ खास समझदारी नहीं लगती। और मैं तुरंत बता दूं, सहमति और समझौता कूटनीतिक भाषा में दो बिल्कुल अलग बातें हैं और इन्हें एक साथ नहीं रखा जा सकता। समझौता दस्तावेज होता है, जबकि सहमति सिर हिलाना है। ये भी असल में सहमति है। अब लावरोव इन शब्दों से कुशलता से हेरफेर करने लगते हैं। मैं उद्धरण जारी रखता हूं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने भी मध्य पूर्व में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर मौका मिले तो अमेरिका आगे बढ़ने और रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है, यानी पक्षों को एकजुट करना और इस युद्ध को समाप्त करना। यही वो है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1.5 साल तक करने की कोशिश करते रहे। ये शायद अलास्का में अमेरिकी प्रस्तावों की पुष्टि है जिन्हें हमने स्वीकार किया था। लेकिन जो उद्धरण मैंने दिया वो अलग नजरिए से सवाल उठाता है, लावरोव कहते हैं। मेरा मतलब है कांग्रेस की हालिया सुनवाई में विदेश मंत्री मार्क रूबियो का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका मध्यस्थ नहीं हो सकता क्योंकि वो यूक्रेन का समर्थन करता है। जब अब ये रुचि दिखाई देती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका रचनात्मक भूमिका निभाए, पक्षों को एकजुट करे, तो ये पहले से ही मध्यस्थता की दावेदारी जैसा लगता है। बिल्कुल, इस पूरी स्थिति में स्पष्टता लाना जरूरी है, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही रहता है, लावरोव कहते हैं। अलास्का में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिन्हें रूसी पक्ष ने स्वीकार कर लिया था। अगर लावरोव के इस बड़े बयान का आम भाषा में अनुवाद करें तो उन्होंने माना कि हां, कोई समझौता नहीं हुआ था, स्टीवन विटकोफ के प्रस्ताव थे। व्लादिमीर पुतिन ट्रंप को पढ़ रहे थे और विटकोव से पूछते, क्या मैं सही हूं? विटकोव जवाब देते, सही है। और पुतिन कहते थे, ठीक है, मुझे यह ठीक लगता है, मैं सहमत हूं। आइए इसे दर्ज कर ले। रूसियों ने लगभग 1 साल तक ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई किसी समझौते के बारे में बताया। असल में, और ये बात अभी अभी लावरोव ने भी पुष्टि की है, हुआ ये था, डोनाल्ड ट्रंप ने वितकोवा के जरिए युद्ध खत्म करने का नजरिया बताया, जिस पर गंजा तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने सहमति जताई और बस सिर हिलाया। बस इतना ही। लावरोव के मुताबिक ये सिर्फ बातों तक ही सीमित रहा। कोई भी दस्तावेज, यहां तक कि एक सामान्य कम्युनिकेशन या इरादों के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। कोई भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, इसलिए किसी दस्तावेजी समझौते का अस्तित्व ही नहीं था। सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य पर चर्चा हुई थी और उस परिदृश्य से सहमति जताई गई थी। आखिरकार क्रेमलिन में भी इसे स्वीकार किया गया। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि तथाकथित रूसी कूटनीति की अपनी खासियतें हैं जो कई सालों से चली आ रही हैं। याद कीजिए व्लादिमीर पुतिन और उनकी पूरी टीम की वो जोरदार चिल्लाहटें जब वे कहते थे कि 1990 के शुरुआती वर्षों में अमेरिकियों ने रूस को यह वादा किया था कि वे नाटो का विस्तार पूर्व की ओर नहीं करेंगे। रूसियों को धोखा दिया गया और फिर भी उत्तर अटलांटिक गठबंधन का विस्तार कहाँ हुआ? पूर्व की ओर। ऐसा कोई भी समझौता, कोई भी घोषणा, कोई भी इरादों का ज्ञापन मौजूद नहीं है जो नाटो की ऐसी प्रतिबद्धताओं को दर्ज करता हो। नाटो ने कभी भी किसी दस्तावेज में पूर्व की ओर न बढ़ने का कानूनी वादा नहीं किया। पर सवाल है कि ये बातें आई कहां से? तो वस्तुनिष्ठ रूप से पश्चिमी पक्ष मानता है कि बंद दरवाजों के पीछे मौखिक आश्वासन दिए गए थे, लेकिन वे कहते हैं कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में दर्ज नहीं हुए। कूटनीति ऐसे ही चलती है, सिर्फ बातों या हाथ मिलाने से नहीं, बल्कि दस्तावेज में दर्ज कर। इसके अलावा ये चर्चाएं जर्मनी के एकीकरण के बारे में थीं, न कि पूर्व वार्सो संधि के देशों के भू राजनीतिक रूप से शामिल होने के बारे में। रूसी इस मामले में जेम्स बेकर के मौखिक बयान का हवाला देते हैं, जो फरवरी 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव के साथ जर्मनी के एकीकरण पर बातचीत के संदर्भ में हुई बैठक में दिया गया था।
वहां सच में कहा गया था कि वे पूर्वी हिस्से में नहीं जाएंगे। अब भी रूसी व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मौखिक बातचीत को किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बातचीत थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं फिर दोहराता हूं, कोई ज्ञापन भी हस्ताक्षरित नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। अब लावरोव मानते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव दिया और पुतिन ने सहमति दी। यहां तक कि लावरोव भी इन अवधारणाओं के साथ खेलते हुए मानते हैं कि कोई समझौता नहीं हुआ। तो यहां हम ये स्वीकार करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर बेवकूफ बनाया गया, धोखा दिया गया और ठगा गया। इसी संदर्भ में रॉयटर्स युद्ध समर्थक कट्टरपंथियों पर लिखता है, वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील कर रहे हैं कि वे अमेरिका की मध्यस्थता वाली कूटनीति समाप्त कर यूक्रेन में तनाव बढ़ाएं ताकि यूक्रेन की सेना के रूस पर हमलों का जवाब दिया जा सके। रॉयटर्स के मुताबिक कट्टरपंथियों का कहना है कि वॉशिंगटन ने क्रेमलिन के अनुकूल युद्ध खत्म करने का वादा तोड़ा है। रूसियों को सच में विश्वास था कि अगर ट्रंप मौखिक रूप से मदद का वादा करें तो वे इसे समझौता मानते हैं, लेकिन सख्त कदम उठाने की ये अपीलें असल में नई नहीं हैं। रूस में सैन्य समर्थक पहले भी नई लामबंदी, यूरोपीय सैन्य कारखानों पर हमले और सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मांग कर चुके हैं, लेकिन ये मांगे फिर तेज हो गई हैं, खासकर यूक्रेनी सेना के लंबी दूरी के हमलों के बाद, जिन्होंने क्रीमिया और मॉस्को को प्रभावित किया, देश में पेट्रोल संकट पैदा किया और क्रीमिया के अधिकारियों को पर्यटन सीजन में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। हम अभी इस पर बात करेंगे। और यहाँ मॉस्को में इन सैन्य समर्थक भावनाओं को दिखाने के लिए मैं टीवी चैनल के एक उग्र मालिक का उद्धरण पेश कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटीन मालाफेव का त्सारग्राद, और उन्होंने निम्नलिखित बयान दिया। और क्या होना बाकी है इससे पहले कि हम सच में युद्ध करना शुरू करें? युद्ध का मतलब है किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना। हम उस परमाणु हथियार का उपयोग क्यों नहीं कर रहे जिसे पूर्वजों ने इसी उद्देश्य से विकसित किया और जमा किया था? सुनिए, मालाफेव अब भी ये कह रहा है कि हमने अब तक सच में युद्ध शुरू नहीं किया है, ये अभी असली नहीं है। तो बात यह है, ये असली नहीं है, ये तो विशेष सैन्य अभियान है। फिर वे अचानक युद्ध शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अब एक नई लहर आई है जो परमाणु हथियार से हमले की बात कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि पीटर्सबर्ग के व्लादिमीर पुतिन को फिर से बेवकूफ बनाकर धोखा दिया गया। कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में जेंटलमैन एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। सवाल है, परमाणु हथियार के अलावा पुतिन के पास हमला करने के लिए क्या है? वैसे भी वो ऐसा नहीं करेगा। इसी बीच क्रीमिया धीरे धीरे रूस की पकड़ से बाहर जा रहा है। रूस द्वारा नियुक्त की गई, कब्जा किए गए क्रीमिया और सेवस्तोपोल की तथाकथित सरकारों ने आज प्रायद्वीप पर आपातकाल की स्थिति लागू करने की आधिकारिक घोषणा की है। क्रीमिया गणराज्य में आपातकाल लागू किया जा रहा है। वीरनगर, सेवस्तोपोल और क्रीमिया गणराज्य में हम क्षेत्रीय स्तर की आपातकालीन स्थिति लागू कर रहे हैं। ये गणराज्य और नगर दोनों में लागू होगी। लेकिन ईंधन की स्थिति सबसे जटिल है। राष्ट्रपति के निर्देश पर इसे हल करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कितना समय लगेगा ये मैं अभी ठीक से नहीं कह सकता, और कौन सी योजना है, यानी कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, इसे सार्वजनिक रूप से बताना संभव नहीं है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, कोई भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। बिजली कटौती पर, दुश्मन के ड्रोन हमलों के कारण सब कुछ सभी के लिए संतोषजनक शेड्यूल के अनुसार बनाए रखना संभव नहीं है। अक्सर प्रकाशित शेड्यूल असलियत से नहीं मिलते। मैं फिर कहता हूँ, हम यह कठिन समय मिलकर पार करेंगे। ये आसान नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आधिकारिक रूप से क्रीमिया में आपातकाल की स्थिति 26 जून को दोपहर 1 बजे से लागू हो गई है और ये स्थिति के सुधरने तक जारी रहेगी। इस आपातकालीन स्थिति के दौरान क्रीमिया की सरकार को आवाजाही की स्वतंत्रता सीमित करने, उद्यमों का संचालन रोकने और जनसंख्या की जबरन निकासी करने का अधिकार है। यूक्रेनी अधिकारियों ने क्रीमिया को रूस से अलग कर उसे द्वीप बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने ड्रोन की मदद से सबसे पहले R-280 संघीय राजमार्ग पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित किया, जिसे रूसी लोग नोवरोसिया कहते हैं, जो रोस्तोव क्षेत्र को कब्जाए गए यूक्रेनी क्षेत्रों के माध्यम से कब्जाए गए क्रीमिया से जोड़ता है।
अंत में प्रायद्वीप में ईंधन की भारी कमी हो गई। जून मध्य में पेट्रोल पंपों पर आम जनता को पेट्रोल डीजल की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी गई। मैं फिर से दोहराता हूँ, क्रीमिया में आम लोग व्यावहारिक तौर पेट्रोल नहीं खरीद सकते। इसी दौरान यूक्रेनी ड्रोन के लगातार हमलों, बड़े पैमाने पर बिजली कटौती, क्रीमिया में ईंधन की कमी और रूस के साथ रेलवे संपर्क की सीमाओं के बीच ये सब हो रहा है। क्रीमिया प्रायद्वीप की ओर से कर्च पुल के पास लगभग 2500 यानी 2500 गाड़ियों की कतार लग गई है। मैं बस ये बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले वहां 650 गाड़ियों की कतार थी। अब ये संख्या बढ़कर 2500 यानी 2500 हो गई है। ये इस बात को दर्शाता है कि क्रीमिया से भागने की इच्छा रखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैसे क्रीमिया में प्रवेश के लिए क्रीमिया पुल पर पूरी तरह से शांति है। वहां जाने वालों की संख्या लगभग न के बराबर है। पता नहीं क्यों, यह अजीब है। यही विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप किसी भी डोनेशन के जरिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स पर हैं, ऐसा कर सकते हैं। वही हमारे प्राइवेट कम्युनिटी पिची इनसाइट का पेट्रियन लिंक है, जहां हम आपसे उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो YouTube पर नहीं होती। मैं वहां आपके निजी सवालों के जवाब भी देता हूं। वहां जाएं, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। इसके लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अलविदा।